गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज CMA प्रिया सेन। वेलकम टू ज्ञान सागर क्लासेस। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा CMA फाउंडेशन का पेपर 4 जो कि है बिजनेस इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। आप सबको बताएं CMA फाउंडेशन में हमारे 4 पेपर है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगी पेपर 4 जो कि है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। देखिए, पेपर 4 जो कि इकोनॉमिक्स का है, उसकी स्टडी स्टार्ट करने से पहले हम CMA फाउंडेशन का जो बेसिक पेपर पैटर्न है वो समझेंगे। उसके बाद मैं स्टार्ट करवाऊंगी आपको पेपर 4। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि आपका एग्जाम कैसे होता है। देखिए, CMA फाउंडेशन के सिलेबस में है हमारे 4 पेपर। पहला पेपर है फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉज एंड कम्युनिकेशन। दूसरा पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। थर्ड है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। और फोर्थ है फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। तो 4 पेपर है, चारों पेपर होते हैं आपके 100 मार्क्स के। और आपको पता होगा फाउंडेशन में जो हमारा पेपर पैटर्न होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव। दैट मीन्स आपके MCQs आएंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, आपको उसमें से चूज करना है। इसमें भी आपके आएंगे 50 क्वेश्चंस, पेपर 2 में भी आएंगे 50 क्वेश्चंस, यहाँ भी आएंगे आपके 50 क्वेश्चंस और यहाँ भी आएंगे 50 क्वेश्चंस। इसका मतलब ईच क्वेश्चन होगा आपका 2 मार्क्स का। और आपको पेपर क्वालिफाई करने के लिए लाने होते हैं 2 क्वालिफाई ईच पेपर आपको लाने होंगे 40% मार्क्स। और फाउंडेशन क्वालिफाई करने के लिए लाने होंगे आपको 50% मार्क्स। दैट मीन आपको हर सब्जेक्ट में 100 में से 40 मार्क्स तो लेकर ही आने हैं। और एग्रीगेट आपका 400 का हो गया, तो इसका मतलब यहाँ आपको लाने 50% मार्क्स। दैट मीन 200 मार्क्स। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको पढ़ाऊंगी पेपर 4। यह आपका सिलेबस है बिजनेस लॉज एंड कम्युनिकेशंस का, 80 और 20 के रेशियो में डिवाइडेड है। और पेपर 2 है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का, यह है 70-30 के रेशियो में डिवाइडेड। पेपर 3 है हमारा मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स का, यह है 40 और 60 के रेशियो में डिवाइडेड। और पेपर 4 है फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है हमारा 70% का और ये 30% का। दैट मीन्स 100 मार्क्स का तो आपका पेपर है और 50 आपके MCQ आएंगे। तो इसमें से जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है वो है 70% और मैनेजमेंट का पार्ट है 30%। इसका मतलब 35 MCQ तो आएंगे आपके इकोनॉमिक्स के और 15 MCQ आएंगे आपके मैनेजमेंट के। क्लियर है? तो देखिए, पहला जो चैप्टर है हमारा इकोनॉमिक्स का वो बताता है बेसिक कंसेप्ट के बारे में। बेसिक कंसेप्ट में हम ये पढ़ेंगे कि आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट ही क्यों पढ़ना है, ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट है जिससे इकोनॉमिक सब्जेक्ट को बनाया गया है और इकोनॉमिक सब्जेक्ट हमें पढ़ना है। इकोनॉमिक की कौन कौन सी ब्रांचेज है, आपको पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेज है। इसके अलावा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं, मोड क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या होती है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या होती है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या होती है। और जो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट होते हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, वो चारों हम कहाँ पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे। पेपर 2 है आपका, चैप्टर 2 है हमारा
फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ मार्केट 2 टाइप के होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में भी आपके फर्दर मार्केट होते हैं, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट और मोनोपोली मार्केट। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इन सारे मार्केट्स में आपकी प्राइस डिटर्मिनेशन क्या होती है, इन सारे मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो सब पढ़ेंगे हम चैप्टर 2 में। मनी एंड बैंकिंग बहुत ही ईजी सा चैप्टर है जो आप 11th-12th में पढ़ के आते हैं, एज इट इज़ वही है। टाइप्स ऑफ मनी क्या होते हैं, मनी के प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं, सेकेंडरी फंक्शन क्या होते हैं, बैंक कितने टाइप के होते हैं, कमर्शियल बैंक के फंक्शन क्या होते हैं, आरबीआई के फंक्शन क्या होते हैं, वो सब इसमें पढ़ेंगे। लास्ट जो है हमारा इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये है पूरा थ्योरी का चैप्टर। यहाँ हम पढ़ेंगे पेस्टल एनालिसिस क्या होता है, स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट के फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। तो इन 4 में चैप्टर में हमारा पूरा सिलेबस डिवाइड है। और यहीं से आएंगे हमारे 35 MCQ। बहुत ही इजी है इकोनॉमिक्स का सिलेबस, आप 35 में से 35 MCQ सही कर सकते हैं और आपके पूरे 70 मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो हम पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास से। आज हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के, कि इकोनॉमिक्स हमें पढ़नी क्यों है, आज हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्यों बना, इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस 2 ही क्यों बनी, माइक्रो और मैक्रो, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ही क्यों रहे, उसके बाद जॉन मेनार्ड किन्स को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्यों कहा गया, ये सब पढ़ेंगे। और बाद में देखेंगे कि इकोनॉमिक्स पढ़ने का रीज़न ही क्या है, क्योंकि जनरली आपने देखा होगा मैनेजमेंट का कोई भी कोर्स आप कर लो, चाहे वो MBA हो, CA हो, CS हो, या CA में MBA कर लो, CA कर लो, CA में कर लो, CS कर लो, इवन सिविल सर्विसेज UPSC, राजस्थान में RS, और भले आप LLB कर लो, BTech में भी पढ़ाते हैं। आप कोई सा भी फील्ड देख लो, सब जगह इकोनॉमिक्स का कुछ ना कुछ पार्ट जरूर होगा। इकोनॉमिक्स इन सारे कोर्सेज में पढ़ाई जाती है। तो ऐसी क्या खास बात है इकोनॉमिक्स में कि भले वो इंजीनियर का स्टूडेंट हो, लॉ का स्टूडेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, इवन MBA हो, IAS हो, IPS हो, किसी का भी हो, सबको क्या करनी पड़ती है, इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है। तो पहले हम बेसिक बातें पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, उससे भी पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, आप सबको ऑलरेडी पता होगा किन्हें कहा जाता है, एडम स्मिथ को। इन्होंने 1776 में एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसको शॉर्टकट में हम वेल्थ ऑफ नेशन भी बोलते हैं। तो जो एडम स्मिथ थे वो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, वो फिलोसोफर भी थे और एक इकोनॉमिस्ट भी थे। उन्होंने 1776 में एक बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक सबसे पहले जो एक ऑथेंटिक बुक मानी जाती है इकोनॉमिक्स की, वो मानी जाती है यही, इसलिए इनको बोला गया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। लेकिन आपको पता होगा इससे भी पहले जब एंशिएंट इंडिया की बात करें
तो चाणक्य नाम के एक मंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, उन्होंने भी एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था अर्थशास्त्र। और इकोनॉमिक्स को जो हिंदी में बोलते हैं वो क्या है, अर्थशास्त्र। तो चाणक्य ने जो बुक लिखी थी, इनको कौटिल्य भी बोलते हैं, आप कौटिल्य नाम से जानते होंगे या चाणक्य नाम से जानते होंगे। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मंत्री थे, उन्होंने एंशियंट इंडिया के टाइम पे, एंशियंट पीरियड में कौन सी बुक लिखी थी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, अर्थ मीन्स होता है धन, धन का शास्त्र। इस बुक में इन्होंने बताया था उस टाइम की पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताया था। हालांकि इस बुक में उस टाइम की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन इसमें इकोनॉमिक्स के बारे में भी लिखा हुआ है। तो सबसे एंशियंट बुक कोई हम माने तो वो कौन सी है, अर्थशास्त्र नाम की बुक जो कौटिल्य ने लिखी थी। लेकिन आपको पता है कॉलोनलिज्म का पीरियड था, उपनिवेशवाद का, हम लोग स्लेव थे ब्रिटिशर्स के, तो इस बुक को और हमारे इस पीरियड को उतनी आइडेंटिटी नहीं मिल पाई। तो जो आइडेंटिटी मिली किसको मिली, यूरोपियन लोगों को मिली, और स्कॉटलैंड कहाँ आता है, यूरोप के अंदर आता है। इसलिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोला गया, एडम स्मिथ को। इन्होंने एक बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो इस बुक में इन्होंने बताया क्या था, इस बुक में इन्होंने एक टर्म दी थी, उसका नाम है लेजस फेरे। देखिए लेजस फेरे का मतलब क्या होता है, लेजस फेरे का सिंपल सा मतलब है कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की नीड नहीं है, इकोनॉमी अपने आप रन होती है। अपने आप कैसे रन होती है, टू फोर्सेस होती है मार्केट में, एक होती है डिमांड, एक सप्लाई। तो इन्होंने जो बुक लिखी थी उसमें इन्होंने लेजस फेरे की टर्म दी और बोला गवर्नमेंट मस्ट नॉट इंटरवीन इनटू मार्केट, मार्केट आर सेल्फ रेगुलेटेड। सेल्फ रेगुलेटेड कैसे होंगे, टू फोर्सेस से। बाय टू मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। तो एडम स्मिथ ने सिंपल सी बात बोल दी कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करने की नीड नहीं, गवर्नमेंट इकोनॉमी सेल्फ रेगुलेटेड होती है। मतलब गवर्नमेंट को कोई भी इंटरवीन करके उसमें अपनी पॉलिसीज के थ्रू हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के थ्रू बिल्कुल भी मनी इन्फ्यूज नहीं करनी है। मार्केट अपने आप खुद को एडजस्ट करेगा, कैसे करेगा, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। आपको पता है मार्केट में जो इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड होती है, कैसे डिसाइड होती है, जहां पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो इन्होंने यही बात बोली थी। और ऐसी कोई भी इकोनॉमी हो जहां पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना करती हो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो ये जो फीचर हो गया आपका लेजस फेरे का, कौन सी इकोनॉमी का हो गया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को समझाने के लिए मुझे आपको एक छोटी सी बात समझानी पड़ेगी पहले, टाइप ऑफ इकोनॉमी। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी हो वो इन तीनों में से ही होगी, इन तीनों के अलावा कुछ नहीं हो सकती। टाइप ऑफ इकोनॉमी होती है 3 टाइप्स की। एक होती है हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी,
एक होती है हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब इन तीनों टाइप की इकोनॉमी का जो सेग्रीगेशन है वो किस बेसिस पे, कौन सी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट होगी, कौन सी सोशलिस्ट होगी, कौन सी मिक्स्ड होगी। तो देखें इनका जो सेग्रीगेशन है वो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप को लेकर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसकी ओनरशिप में है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जनरली हमारे 4 टाइप के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। मतलब किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए या तो इन चारों को या इन चारों में से किसी एक की या 2 की या 3 की नीड आपको होगी। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल या एंटरप्रेन्योर। तो जो आपकी इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी का डिवाइडेशन हो किस बेसिस पे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप किसके पास है। तो देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप होती है इंडिविजुअल पर्सन के पास। आपके पास हो सकती है, मेरे पास हो सकती है। इसका मतलब गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप को लेके। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कंट्रोल करता है? सब कुछ गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट हो सकती है, वो सेंट्रल हो या स्टेट हो, कोई से भी हो सकती है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल पर्सन की ओनरशिप में कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होगा। सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसके पास होंगे? गवर्नमेंट के पास। मिक्स्ड में क्या होता है? कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंडिविजुअल पर्सन के पास होंगे या प्राइवेट पर्सन के पास होंगे और कुछ होंगे गवर्नमेंट के पास। तो जो टाइप ऑफ इकोनॉमी है, जो डिवाइडेशन है किस बेसिस पे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप को लेके। तो 3 हो गई, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स। एज सच अभी नाउ हम देखें तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी ना तो प्योरली कैपिटलिस्ट है ना ही प्योरली सोशलिस्ट है। ऑलमोस्ट ऑल वर्ल्ड कितना, पूरा जो भी वर्ल्ड है उसकी इकोनॉमी कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ क्यों पढ़ी? जो एडम स्मिथ थे उनकी अप्रोच क्या थी? उन्होंने अपनी जो वेल्थ ऑफ नेशन बुक थी उसमें क्या बोला था? लेसेस फेयर की टर्म दी थी। लेसेस फेयर का मतलब था आपकी जो इकोनॉमी है वहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होगा तो इकोनॉमी कैसी हो जाएगी? आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। ठीक है, इन्होंने ये बात बोल दी। और जो मार्केट अपने आप को खुद से कंट्रोल कर लेता है, सेल्फ रेगुलेटेड होता है। कैसे होता है? डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होता है। ठीक है, ये बात हमने भी मान ली। इन्होंने बुक लिखी थी 1776 में। तो देखिए क्या हुआ, इन्होंने जब ये थ्योरी दी थी तो उस टाइम इनको अपोज करने वाले कुछ इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, तो सबने इनकी थ्योरी को फॉलो किया। हालांकि उस टाइम में कुछ लोग अपोज कर रहे थे, लेकिन अपोज करने वाले बहुत कम लोग थे, इनको फेवर करने वाले बहुत लोग थे। इसलिए इस थ्योरी को सही तरह से मान करके कि ये काम करेगी, इसी को फॉलो किया गया। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरवीन करती नहीं थी, मार्केट अपने आप रेगुलेट हो रहे थे। फिर देखिए एक पीरियड आया, आप लोगों ने सुना भी होगा, 1929। 1929 को बोला जाता है ग्रेट डिप्रेशन पीरियड। देखिए ग्रेट डिप्रेशन पीरियड आया था यूएसए के अंदर। यूएसए अब भी पावरफुल कंट्री, तब भी इतनी पावरफुल कंट्री था। तो यूएसए की इकोनॉमी कोलैप्स होती है तो उसका इम्पैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड पे पड़ता है। तो जो ग्रेट डिप्रेशन पीरियड आया था कहाँ पर आया था? यूएसए में। अब डिप्रेशन का मतलब क्या होता है ये बाद में डिटेल में समझेंगे। इससे पहले देखिए 2 टर्म्स होती है, एक होता है इन्फ्लेशन और एक होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन को आप रिसेशन भी बोल सकते हैं। इन्फ्लेशन में क्या होता है? चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। महंगी क्यों हो जाती है? क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत होता है, और लोगों के पास पैसा बहुत होता है तो डिमांड भी बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे डिमांड इंक्रीज होती है, कमोडिटी की प्राइसेस क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। ये बोलते हैं इन्फ्लेशन को। डिफ्लेशन होता है जस्ट इसके अपोजिट।
डिफ्लेशन में लोगों के पास पैसा ही नहीं होता है, जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो डिमांड ही नहीं करेंगे, और जब डिमांड ही नहीं होगी कमोडिटी की तो सेलर को अपनी प्राइजेस क्या करनी पड़ती है, रिड्यूस करनी पड़ती है, तो कमोडिटी की प्राइजेस क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। उस बहुत कम प्राइस होने के बावजूद भी कोई भी उस कमोडिटी को खरीदना नहीं चाहता, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं डिफ्लेशन, और इसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, रेसेशन। देखिए रेसेशन और डिफ्लेशन में क्या होता है, मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारा स्टॉक प्रोड्यूस करके रखा हुआ है लेकिन उसको खरीदने वाले कोई भी लोग नहीं है। तो ऐसा ही हुआ था ग्रेट डिप्रेशन पीरियड में यूएसए में, मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे घर बना के रखे हुए थे और कार की मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी थी और बहुत सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट थे, बहुत सारी चीज़ें बना के रखी हुई थी, लेकिन लोग उनको खरीद नहीं रहे थे। क्यों नहीं खरीद रहे थे, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था। अब देखिए मार्केट में अगर डिमांड ही नहीं होगी तो कोई भी मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन क्यों करना चाहेगा, क्योंकि जब डिमांड होती है उसके बाद ही सप्लायर मोटिवेट होता है प्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ग्रेट डिप्रेशन पीरियड अराइज हो गया, मतलब कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है, जब डिमांड ही नहीं हो रही तो सप्लाई भी नहीं होगी। तो फिर ये बात उठी कि जो एडम स्मिथ साहब थे उन्होंने ही तो बोला था कि गवर्नमेंट को इंटरवेंशन नहीं करना है, अगर गवर्नमेंट को इंटरवेंशन नहीं करना है तो कैपिटलिस्ट टाइप की इकोनॉमी बन जाएगी, और ये इकोनॉमी, ये थ्योरी इतनी ही सही है तो ग्रेट डिप्रेशन पीरियड अराइज ही क्यों हुआ। ठीक है, बात को समझ रहे आप। एडम स्मिथ ने जब बोला कि गवर्नमेंट को इंटरवेंशन नहीं करना है तो गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन नहीं किया, और उस थ्योरी को उतना ही यूनिवर्सल मान के फॉलो किया जा रहा था, और वो थ्योरी इतनी ही सही होती तो ये ग्रेट डिप्रेशन पीरियड अराइज ही क्यों होता। ये बिल्कुल वही बात है जब आप क्या ग्रेविटी का लॉ पढ़ते हैं साइंस के अंदर, तो ग्रेविटी का लॉ क्या बोलता है, अगर आप किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो भी वो नीचे ही आएगी, किस वजह से, जो आपकी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसकी वजह से। ये यूनिवर्सल रूल है, ठीक है। लेकिन अगर ये यूनिवर्सल बात होती तो ग्रेट डिप्रेशन पीरियड अराइज ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। इसका मतलब जो एडम स्मिथ साहब ने बात बोली थी वो पूरी तरह सही नहीं थी। तो उस समय आए जब ग्रेट डिप्रेशन पीरियड चल रहा था, उसके बाद आए जॉन मेनार्ड केन्स। जॉन मेनार्ड केन्स, देखिए जॉन मेनार्ड केन्स ने 1936 में एक बुक लिखी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस बुक में इन्होंने बताया कि बहुत बार ऐसे सिचुएशन भी अराइज हो जाती है कि मार्केट खुद को सेल्फ रेगुलेटेड नहीं कर पा रहा है, मतलब मार्केट खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। उस सिचुएशन में गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ेगा। इस थ्योरी को बाद में माना गया क्योंकि 1929 का पीरियड को सारी कंट्रीज झेल चुकी थी। उन्होंने सोचा कि इससे बात नहीं चल रही तो जॉन मेनार्ड केन्स की बात को मान के देख लेते। इस बुक के आने के बाद, इस थ्योरी के आने के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, इंटरवीन करना स्टार्ट किया। गवर्नमेंट स्टार्ट इनटू मार्केट। तो गवर्नमेंट ने इंटरवेन करना स्टार्ट किया। देखिए गवर्नमेंट कैसे इंटरवेंशन करती है, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन का तरीका हो सकता है वो पॉलिसीज बना सकती है। सोसाइटी में जो पुअर लोग हैं उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू या सब्सिडी देकर कम प्राइजेस पे चीज़ें क्या कर सकती है, प्रोवाइड करवा सकती है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, जैसे रोड बनवा देगी, पुल बनवा देगी, रेलवे ट्रैक बनवाएगी। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। और जैसे ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है लोगों के पास क्या होता है, पैसा जाता है। और जैसे ही लोगों के पास मनी होती है वो चीज़ों की क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। और जैसे डिमांड करते हैं मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। और डिमांड और सप्लाई वाला सर्कल चालू होते ही आपकी इकोनॉमी क्या हो जाती है, रन हो जाती है। तो जब 1936 में बुक आई द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इंटरवेंशन करना स्टार्ट किया। लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला और जैसे ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला उसके बाद उनके पास पैसा आया और सबको उन्होंने डिमांड की। और जैसे ही उन्होंने डिमांड की सप्लायर ने सप्लाई करना स्टार्ट किया और इकोनॉमी फिर से रन हो गई। तो देखिए ये एक स्टोरी हमने क्यों पढ़ी, ये स्टोरी पढ़ने के पीछे एक रीज़न है।
आप सब जानते हैं इकोनॉमिक्स की जो ब्रांचेज है वो 2 ब्रांचेस में डिवाइडेड है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब 1776 में एडम स्मिथ ने बुक लिखी थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, उस समय इकोनॉमी का डिवाइडेशन था ही नहीं। इकोनॉमी का जो डिवाइडेशन हुआ है 2 पार्ट में, माइक्रो एंड मैक्रो का, वो हुआ है 1936 के बाद, जॉन मेनार्ड किन्स के आने के बाद। क्योंकि इससे पहले तो सिर्फ एक ही थ्योरी चल रही थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी टाइप की, कि गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना ही नहीं है। जब जॉन मेनार्ड किन्स ने बोला कि गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना है, तो यहाँ पर आप सोर्सेज इकोनॉमी भी देख सकते हो और मिक्स्ड इकोनॉमी भी देख सकते हैं। इसलिए जॉन मेनार्ड किन्स की थ्योरी आने के बाद इकोनॉमिक्स डिवाइड हो गई 2 पार्ट में। ये इकोनॉमिक्स तो कहलाई मैक्रो इकोनॉमिक्स की ब्रांच, और जो एडम स्मिथ की थ्योरी थी वो कहलाई माइक्रो इकोनॉमिक्स की ब्रांच। तो आपके यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो आपके एडम स्मिथ ही है। अगर आपका क्वेश्चन आता है हु इज फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो वो कौन है? वो भी एडम स्मिथ है। और सेकंड क्वेश्चन, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है? फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स होंगे आपके जॉन मेनार्ड किन्स। तो यहां पर ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ साथ क्या है? फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इसके बाद जो जॉन मेनार्ड किन्स है वो क्या हो गया? आपके फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको आप यहां लिख सकते हो। एक बात और, ये जो थ्योरी है ये अब भी फॉलो की जा रही है, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसके पास है? प्राइवेट सेक्टर के पास है। कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के पास है। तो इसको बोला जाता है मॉडर्न इकोनॉमी। और जो थ्योरी पुरानी हो चुकी थी एडम स्मिथ की, उसको क्या बोला गया? क्लासिकल इकोनॉमी। इसको बोला गया क्लासिकल इकोनॉमी। एडम स्मिथ की थ्योरी को बोला गया क्लासिकल इकोनॉमी। आपको पता है जो भी चीजें बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती है, जिसको हम एज ए रेस्पेक्ट भी देखते हैं, जो आर्ट होती है, जैसे पुराने गाने हो गए, पुरानी मूवीज हो गई, उन सबको क्या बोलते हैं? क्लासिकल। तो ये थ्योरी पुरानी हो चुकी थी, लेकिन हम इसको अभी भी रेस्पेक्ट करते, तो क्या है? इसको बोला गया क्लासिकल इकोनॉमी। और जो अभी करंट में चल रही है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जिसमें गवर्नमेंट भी इंटरवीन करती है और प्राइवेट सेक्टर के पास भी पावर है, उसको क्या बोला गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इनको बोला गया क्लासिकल इकोनॉमी, और अभी जो चल रही है उसको बोला गया मॉडर्न इकोनॉमी। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन देखिए बहुत सारे बन सकते हैं। हु इज फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। हु इज फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमी? एडम स्मिथ। हु इज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? जॉन मेनार्ड किन्स। एंड हु इज फादर ऑफ मैक्रो मॉडर्न इकोनॉमिक्स? आपके हो गए जॉन मेनार्ड किन्स। तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो जाता है कि जो इकोनॉमिक्स का डिवाइडेशन हुआ है वो 1929 के ग्रेट डिप्रेशन पीरियड के बाद हुआ है माइक्रो एंड मैक्रो में। तो ये स्टोरी थी कि आपका इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस कैसे बनी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ते ही क्यों है। व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। क्यों पढ़नी है हमको इकोनॉमिक्स? और मैंने अभी अभी आपको बताया कि कोई सा भी कोर्स कर लो, मैनेजमेंट का हो, सिविल सर्विसेज का हो या इंजीनियरिंग का हो, वहाँ सब जगह आपको क्या पढ़नी पड़ती है? इकोनॉमिक्स। व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। देखिए इसके लिए ना हम एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये है एक बहुत ही प्यारे से भोले से बच्चे, बिल्कुल आपकी तरह, जो एक्साइटेड है अपने सीए में करने की जर्नी को लेके।
अभी अभी 12th का एग्ज़ाम पास करके आए हैं और इन्होंने डिसाइड कर लिया बनेंगे तो CMA, इसलिए बहुत खुश ले रहे हैं, अपने आने वाले फ्यूचर को देख पा रहे हैं, अपने नाम के आगे प्रीफिक्स लगाएंगे CMA से, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। पर इन्होंने क्या सोचा कि अब 12th के बाद मैं CMA करूँगा तो मिनिमम आपको 3 से 4 साल तो लगेंगे ही, और उस टाइम पे आपको तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो जो 12th के बाद इनको थोड़ा सा वेकेशन का पीरियड मिला है, तो इन्होंने क्या सोचा इस टाइम पे मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर लेता हूँ। अब लाइफ को एंजॉय कैसे करें, अभी अभी 12th के एग्ज़ाम देके आए, तो इन्होंने क्या सोचा मैं अपनी एक डिज़ायर लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, इन्होंने सोचा कि अब मुझे तपस्या करनी है, उससे पहले मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ और क्या बनाऊंगा, डिज़ायर लिस्ट बनाऊंगा। अब देखिए आप सोचेंगे डिज़ायर क्या होता है। डिज़ायर वही ख्वाहिशें है आपकी जो आपके मन में होती है, लेकिन पैसों की कमी की वजह से या वक्त की कमी की वजह से आप उनको पूरा नहीं कर पाते। तो ऐसा ही हो रहा था इनके साथ। इनका नाम रख देते हम मिस्टर भीम, वही छोटा भीम वाले भीम है। इन्होंने क्या सोचा ये भी CMA करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने सोचा अपनी डिज़ायर लिस्ट बनाने की, ख्वाहिशों की एक लिस्ट बनाने की। देखिए एक साइकोलॉजी में कंसेप्ट चलता है, आप सबको ही पता होगा कि जो ह्यूमन होता है वो क्या होता है, उसका नेचर ग्रेडी होता है। आप खुद के बारे में भी सोच लो, आपकी जैसे ही एक नीड पूरी हो जाती है आप दूसरी नीड पे शिफ्ट हो जाते हो, दूसरी पूरी होते ही तीसरी हो जाती है, तीसरी के बाद चौथी। तो आपकी डिज़ायर लिस्ट भी क्या होती है, बहुत लंबी होती है, इसलिए आपके डिज़ायर कभी ख़त्म ही नहीं होते। और इंसान का दुखी रहने का रीज़न भी क्या होता है, उसके डिज़ायर्स का होना। इस पे मुझे मिर्ज़ा गालिब का एक शेर याद आ रहा है जो उन्होंने लिखा था ख्वाहिशों को लेकर, कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। इनको मिर्ज़ा गालिब यही कहना चाह रहे थे कि हर एक ख्वाहिश पूरी होने के बाद भी आप दूसरी ख्वाहिश कर लेते हो, तीसरी कर लेते हो, चौथी कर लेते हो, आपके अरमान बहुत सारे हो जाते, इतने सारे अरमान हो जाते कि कभी कभी आप ज़िंदगी नहीं जीते, सिर्फ अरमानों के पीछे ही भागते रहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टर भीम ने भी अपनी डिज़ायर लिस्ट बना ली थी। अब देखिए डिज़ायर लिस्ट में क्या हो रहा है, अभी अभी 12th के एग्ज़ाम दिए हैं, तो इन्होंने सोचा इतने दिनों से तो कपड़े ही नहीं खरीदे नए, तो सबसे पहले तो मैं कपड़े खरीदने जाऊंगा मार्केट में। इनको चाहिए न्यू ड्रेस, तो ड्रेस खरीदने जाएंगे। उसके बाद ड्रेस खरीद के मूवी देखने का मन हो रहा है तो मूवी भी देखने जाएंगे। इनको कॉमिक बुक्स पढ़ने का, नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक है, तो कॉमिक बुक या नॉवेल्स भी चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों के साथ कैफे कॉफी डे में भी जाना है। 5th है हमारा, इनकी डिज़ायर नहीं हो सकती लेकिन मजबूरी मान लो रिचार्ज, आपको ही पता है बेसिक नीड है रिचार्ज करवाना। तो इन्होंने अपनी डिज़ायर लिस्ट बनाई, बहुत सारी थी इनकी तो मन में, पर हमारे बोर्ड पे जितना स्पेस है मैंने 5 ही लिखी। ठीक है, तो 12th के एग्ज़ाम दिए और अपनी डिज़ायर लिस्ट बना ली। अब इस डिज़ायर लिस्ट के लिए पूरा करने के लिए आपको पैसों की तो नीड होगी, तो पैसे मांगने के लिए जैसे आप लोग जाते हो, ये भी कहाँ गए, अपनी मम्मा के पास या पापा के पास। और क्या बोले जाके, मम्मी मम्मी ये लो मेरी डिज़ायर लिस्ट और इसके अकॉर्डिंग मुझे दे दो आप पैसे। और मैं जब मम्मी ने इनकी डिज़ायर लिस्ट देखी तो सोचा बच्चे को क्या हो गया है, अभी तो इसको CMA करवाना है, वहाँ पे इतना इसका इन्वेस्टमेंट होगा और ये तो पहले से ही पूरी लाइफ को एंजॉय करने का सोच रहा है, इतनी सारी ख्वाहिशों को कैसे पूरा किया जाए। मम्मी ने फिर भी इनकी भोली सी मासूम सी शक्ल देख के सोचा कि इसको उदास नहीं करते। कितने रुपए दिए, 1000 रुपये। और जैसे इनको 1000 रुपये दिखे, ये इतनी देर से जो खुश थे, इन्होंने इतने सारे सपने संजो रखे थे, क्या हो गए ये उदास। अब उदास से होने से क्या काम चलेगा, पैसे तो आपको 1000 ही मिले, उस 1000 में ही आपको अपनी ख्वाहिशों को क्या करना है, पूरा करना है। अब इन्होंने क्या सोचा, जैसा आप सब सोचते हो, जब आपकी डिज़ायर ज़्यादा होते हैं और पैसे आपके पास कम होते तो आप अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना शुरू करते हैं। तो इन्होंने भी यही सोचा कि इस पूरी लिस्ट में से कौन सी ऐसी नीड है जो मुझे पहले पूरी करनी है, कौन सी ऐसी जो बाद में भी हो सकती है, और कौन सी ऐसी है जिसकी बिल्कुल ही नीड ही नहीं, उसको मैं यहीं पे छोड़ सकता हूँ। तो इन्होंने 1000 रुपये को देखते हुए सोचा
सबसे बेसिक नीड कौन सी होगी इसमें से? आप मुझे जो लग रहा है, मुझे लगता है आपको वही लग रहा होगा, रिचार्ज। ठीक है, तो इन्होंने 400 रुपये का करवा लिया रिचार्ज। ठीक है, इसके बाद इनको लगा, देखिए अब ये पूरी डिजायर लिस्ट में से मैं जो भी चूज करूंगी वो अपना अपना सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है आपके लिए कुछ प्रायोरिटीज अलग हो, मेरे लिए कुछ अलग हो। मैं मिस्टर भीम के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि उनकी प्रायोरिटी लिस्ट क्या होगी। सबसे पहले तो आप सबका यही होगा, रिचार्ज ही करवाना होगा, क्योंकि रिचार्ज से ज़्यादा जरूरी क्या है, दोस्तों से बातें कैसे करोगे। ठीक है, तो रिचार्ज करवा लिया। उसके बाद 600 रुपये बचे। अब इनको ड्रेस तो आएगी नहीं 600 में, मूवी, इनको मूवी देखने का शौक है तो मूवी दिखा देते हैं। तो 400 रुपये इन्होंने मूवी टिकट में खर्च कर दिए और बाकी 200 रुपये की इन्होंने कॉमिक बुक खरीद ली। तो देखिए मिस्टर भीम ने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने सबसे पहले डिजायर लिस्ट बनाई। डिजायर लिस्ट के अकॉर्डिंग इनके पास क्या था, जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे वो कम थे, तो इनको जो भी रिसोर्सेज मिले थे उन रिसोर्सेज का इन्होंने क्या किया, अलोकेशन किया। इन रिसोर्सेज के अलोकेशन के लिए हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। कैसे, तो हम उसका जवाब लिख रहे हैं कि वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमें पढ़नी ही क्यों है। इकोनॉमिक्स हमें इसलिए पढ़नी है क्योंकि डिजायर आर अनलिमिटेड, बट जो रिसोर्सेज होते हैं इनको पूरा करने के लिए वो क्या होते हैं, लिमिटेड। तो इन लिमिटेड रिसोर्सेज का अलोकेशन हम कैसे करें अपने डिजायर को पूरा करने के लिए कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। allocation of resources to get maximum satisfaction। ठीक है, तो हमारे जो भी डिजायर होते हैं वो होते हैं अनलिमिटेड, उनको पूरा करने के जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो हमें लिमिटेड रिसोर्सेज का एलोकेशन ऐसा करना होता है कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, और इस डिसीजन मेकिंग को करने के लिए ही कि हमारी ये डिसीजन मेकिंग हो बेस्ट मैनर में, इसलिए हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं एक दूसरा, गवर्नमेंट कैसे करती है। ये तो मिस्टर भीम की बात थी। यहाँ पे कौन से रिसोर्सेज की बात हो रही जो लिमिटेड होते हैं, यहाँ पर बात हो रही है नेचुरल रिसोर्सेज की। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं लैंड का, ये है एक पीस ऑफ लैंड, पीस ऑफ लैंड। ठीक है, पीस ऑफ लैंड है और इस लैंड के क्या क्या यूजेज है। यहाँ पे आप बिल्डिंग बना सकते हो लोगों को रहने के लिए, गांव के अंदर है। ठीक है, यहाँ आप हॉस्पिटल बना सकते हो, स्कूल बना सकते हो, और जो पीस ऑफ लैंड है उसका यूज कर सकते हो नेशनल हाईवे को बनाने के लिए, ताकि ये गांव किससे कनेक्ट हो जाए, शहर से। नेशनल हाईवे बना सकते हो और फार्मर को भी दे सकते हो खेती करने के लिए। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, पीस ऑफ लैंड एक नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमारे पास लिमिटेड अवेलेबल है, लेकिन इस लिमिटेड रिसोर्सेज के हमारे पास क्या है, अल्टरनेटिव यूजेज है। इनको बोलते हैं अल्टरनेटिव यूजेस। तो इस पीस ऑफ लैंड के अल्टरनेटिव यूजेस अवेलेबल है, पर अल्टरनेटिव यूजेस है तो इस पीस ऑफ लैंड को हम सबके लिए तो यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, डिसीजन मेकिंग करती है। वो देखती है हमारी कंट्री को और हमारे देश के लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत किससे
जो हमारे देश के कंट्री के लोगों की जरूरत है वो कौन से अल्टरनेटिव से सबसे ज़्यादा पूरी होगी या सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उनको बिल्डिंग बनाने से मिलेगा, हॉस्पिटल बनाने से मिलेगा, स्कूल बनाने से मिलेगा, नेशनल हाईवे बनाने से मिलेगा, या फार्मर को खेती पर देने से मिलेगा। तो ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, उसको जैसा लगता है। अगर उसको लगता है कि सबसे ज़्यादा बेस्ट अल्टरनेटिव है यहाँ पर नेशनल हाईवे बनाने का, मतलब अगर ये गांव शहर से कनेक्ट हो जाए तो इसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो इस लैंड का यूज़ नेशनल हाईवे के लिए कर सकती। उसको लगेगा नहीं, नेशनल हाईवे से कनेक्ट करने की उतनी अभी नीड नहीं है, अभी ज़रूरत है बच्चों को एजुकेट करने की, तो यहाँ पे स्कूल बनवा सकती है। दूसरा एक और हो सकता है, उसको लगता है गेहूँ और चावल उगाना ज़्यादा जरूरी है, तो वो फार्मर को दे सकती है। तो यहाँ पे क्या है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पास कैसे है, लिमिटेड है, उसके अल्टरनेटिव यूजेज है, बट अल्टरनेटिव यूजेस में से हमें वो वाला यूज सिलेक्ट करना है जिससे हमारे देश को और हमारी कंट्री के लोगों को क्या हो, मैक्सिमम बेनिफिट रिसीव हो। तो यहाँ पर हमने यही देखा, इकोनॉमिक्स पढ़नी क्यों है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, डिज़ायर हमारे अनलिमिटेड होते हैं, तो उन अनलिमिटेड डिज़ायर को पूरा करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, और डिसीजन मेकिंग हमें उस वे में करनी कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रिसीव हो। देखिए यहाँ पे अगर बिल्डिंग बनाने के लिए एक लैंड होती, हॉस्पिटल के लिए एक लैंड होती, स्कूल के लिए होती, नेशनल हाईवे के लिए होती, फार्मर के लिए होती, मतलब आपको जितनी लैंड की रिक्वायरमेंट हो पूरी लैंड अवेलेबल होती, तो क्या आप यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करते? अगर आपको बिल्डिंग बनानी तो बिल्डिंग बना दो, हॉस्पिटल बनाना है तो हॉस्पिटल बना दो, मतलब जितने डिज़ायर है सारे पूरे हो जाएंगे। और जब भी जितने डिज़ायर है सारे पूरे हो जाएंगे तो वहाँ इकोनॉमिक्स का कोई रोल ही नहीं है। इकोनॉमिक्स का रोल ही वहाँ पर आता है जहाँ पर चीज़ें कम अवेलेबल है लेकिन उसकी डिमांड या तो बहुत ज़्यादा हो रही है या फिर उन सारी डिमांड को पूरा नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पे हमें क्या करनी होती है, डिसीजन मेकिंग करनी होती है। इसलिए इकोनॉमिक्स पढ़ते। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने का मेन रीज़न क्या है हमारा, डिसीजन मेकिंग to get maximum satisfaction, that how we can use our limited resources in optimum manner। तो इसलिए इकोनॉमिक्स पढ़नी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि जो मिस्टर भीम थे ना, इन्होंने तो इकोनॉमिक्स पढ़ी ही नहीं, इन्होंने तो ऐसे ही डिसीजन मेकिंग कर ली, तो आप और मैं लोग इकोनॉमिक्स क्यों पढ़े? क्योंकि ये तो 12th तक ही इकोनॉमिक्स पढ़ के आए थे, फिर भी इन्होंने इतनी बढ़िया डिसीजन मेकिंग कर ली। तो क्या सिर्फ डिसीजन मेकिंग करने के लिए ही हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी है? तो देखिए एक सिंपल सा कंसेप्ट है, यहाँ पर जो मिस्टर भीम थे उनके जो डिज़ायर थे उन्हें पता थे, क्योंकि ये सिंगल पर्सन है, उनके जो रिसोर्सेज भी थे उनके डिज़ायर के अकॉर्डिंग बहुत लिमिटेड थे। लेकिन जैसे ही हम अपर लेवल पे जाते हैं, सिटी लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया, स्टेट लेवल पे हो गया या नेशनल लेवल पे हो गया, जब हम नेशनल लेवल पर जाकर बात करते हैं रिसोर्सेज की कि हमारे नेशनल लेवल पर नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं, उनकी डिमांड कितनी है और उन नेचुरल रिसोर्सेज का हम कैसे यूज़ करें कि लोगों का मैक्सिमम वेलफेयर हो सके, तो उस हाई लेवल पर जाकर जब डिसीजन करते हैं तो डिसीजन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। और उस लेवल पर जाकर आपको पॉलिसीज़ बनाने के लिए और डिसीजन लेने के लिए नीड होती कि आपकी इकोनॉमिक्स की नॉलेज बहुत अच्छी हो। इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स। आप कंपनीज में जाएंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे, तो सिर्फ आपको खुद के लिए डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है, आपको अपनी पूरी कंपनी के लिए डिसीजन मेकिंग करनी है। तो वहाँ पे आपको अपनी कंपनी के पूरे रिसोर्सेज को ध्यान में रखना पड़ेगा और सारे एम्प्लॉयज़ की और कंपनी की नीड्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। और वहाँ पर जाकर जब आप डिसीजन मेकिंग करोगे तो डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। और वो कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग को ऑप्टिमम मैनर में लेने के लिए कि आप उन रिसोर्सेज का कैसे यूज़ करें कि आपकी पूरी एंटिटी को, फर्म को मैक्सिमम बेनिफिट मिले, तो उसके लिए आपको क्या पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है। तो इसलिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो चलिए आज हम देख लेते हैं, आज हम इतना ही रखेंगे, बाकी कल से हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड या थ्योरी ऑफ डिमांड वाला टॉपिक। आज देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने देखा हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस कैसे डिवाइडेड है, 2 पार्ट में है, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में। इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है हमारा 70% का, मैनेजमेंट वाला पार्ट है हमारा 30% का। इसका मतलब है इकोनॉमिक्स से आएंगे आपके 35 MCQ और मैनेजमेंट से आएंगे 50 MCQ। उसके बाद हमने देखा हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स में देखा कि सबसे पहले जो बुक लिखी थी एंशिएंट पीरियड में वो इंडिया में लिखी गई थी, उसका नाम अर्थशास्त्र था, जो चाणक्य और जिनको हम कौटिल्य भी बोलते हैं उन्होंने लिखी थी। लेकिन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा गया, एडम स्मिथ को कहा गया, क्योंकि कॉलोनलिज्म था पूरे वर्ल्ड में, मतलब यूरोप के अंडर में बहुत सारी कंट्री थी, हमारी कंट्री भी यूरोप के अंडर में थी। तो उस समय जो आइडेंटिटी मिली सबसे ज़्यादा किसको मिली, यूरोपियन लोगों को मिली। तो जो एडम स्मिथ थे वो भी स्कॉटलैंड के थे, उन्होंने 1776 में एक बुक लिखी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ
वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन भी बोलते हैं। तो इन्होंने ये लिखी थी बुक, इसमें उन्होंने एक टर्म दी थी लेजस फेरे की टर्म। लेजस फेरे की टर्म का मतलब है कि मार्केट में गवर्नमेंट को इंटरवेन करने की कोई भी नीड नहीं है, मार्केट सेल्फ रेगुलेटेड होता है। कैसे होता है, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे जो प्राइस डिसाइड हो जाती है वही पूरे मार्केट में क्या करती है, प्रिवेल करती है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन पीरियड अराइज हुआ, तो लोगों ने इन पर सवाल उठाना शुरू किया इनकी थ्योरी पे। उन्होंने बोला इनकी थ्योरी इतनी ही सही थी लेजस फेरे वाली, जिसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मतलब सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसके ओनरशिप में रहेंगे, प्राइवेट पर्सन के पास रहेंगे। अगर इनकी जो थ्योरी थी इतनी ही सही थी तो 1929 का ग्रेट डिप्रेशन पीरियड अराइज ही क्यों हुआ। ग्रेट डिप्रेशन पीरियड में हुआ ये था एक्चुअल में मार्केट में बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करके रखी हुई थी, लेकिन लोग उनको खरीद नहीं रहे थे। लोग खरीद क्यों नहीं रहे थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। तो 1929 की ग्रेट डिप्रेशन पीरियड वाली सिचुएशन अराइज क्यों हुई, तो इसके बाद जॉन मेनार्ड किन्स आए। जॉन मेनार्ड किन्स ने बोला, मैं तो पहले ही बोल रहा था कि थ्योरी पूरी तरह सही नहीं है, कभी कभी हो सकता है मार्केट में कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हो जब गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़े। तो इसलिए जॉन मेनार्ड किन्स ने एक बुक लिखी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में, उसमें उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को भी इंटरवेंशन करना पड़ता है। उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट ने क्या क्या करना शुरू किया, इकोनॉमिक्स में इंटरवीन करना शुरू किया। इकोनॉमिक्स में इंटरवीन कैसे करते हैं, मार्केट में आपको फंड इन्फ्यूज करना है, मनी इन्फ्यूज करनी है, कैसे करना है, या तो गवर्नमेंट क्या करती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज स्टार्ट करती है जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जैसे ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है उनके पास पैसा जाता है, जैसे ही पैसा आता है वो डिमांड करते हो, जैसे ही डिमांड करते हैं मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो डिमांड और सप्लाई वाला सर्कल रन होते हैं, साइकिल रन होते हैं, आपकी इकोनॉमी अपने आप रन करती है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो इसके बाद हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि जो आपका इकोनॉमिक्स का डिवाइडेशन हुआ था माइक्रो और मैक्रो में, कब हुआ था, जो 1936 में बुक्स आई थी जॉन मेनार्ड किन्स की द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। 1936 से पहले या 1929 से पहले इकोनॉमिक्स का डिवाइडेशन माइक्रो और मैक्रो में था ही नहीं, इसलिए फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोला गया, एडम स्मिथ को। और जॉन मेनार्ड किन्स की थ्योरी आने के बाद फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोला गया, जॉन मेनार्ड किन्स को। और फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमी कौन हो गए आपके, एडम स्मिथ हो गए, जिनकी थ्योरी बहुत पुरानी थी। और फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन हो गए, जॉन मेनार्ड किन्स हो गए। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था, इसके बाद सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ी क्यों रहे। इकोनॉमिक्स हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे डिजायर क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है वो लिमिटेड अवेलेबल है। और इन रिसोर्सेज का अलोकेशन हमें इस वे में करना होता है कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, तो बाकी का हम पढ़ेंगे कल। आई होप आप सबको आज का लेक्चर अच्छा लगा। कल हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ डिमांड या थ्योरी ऑफ डिमांड से। ठीक है, कल मिलते हैं।